ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरु सत्ता के सूक्ष्म संरक्षण में ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में YouTube के माध्यम से जुड़ करके नियमित सुनने वाले हमारे सभी आत्मीय बंधुओं, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। सबका स्वागत है। आज के सत्र में जीवन जीने की कला पुस्तक हम सभी पढ़ रहे हैं। आज का जो अध्याय है पारिवारिकता एवं सामाजिकता, आप सभी अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें जिससे कि सबको इसका लाभ मिल सके। इस अध्याय के अंतर्गत पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, आपके जीवन पथ में आने वाली बाधाओं के प्रति आपको सचेत किया, साथ ही उन विशेषताओं की ओर भी आपको प्रेरित किया जिन्हें अपनाने से आप सफल व्यक्ति कहे जाएंगे। आप समाज की प्रथम इकाई हैं। व्यक्ति परिवार का सदस्य होता है और परिवारों का दायित्व समाज के प्रति होता है। अब हम पारिवारिकता एवं सामाजिकता का अध्ययन करेंगे। परिवार एक प्रयोगशाला, व्यक्ति और समाज के बीच की कड़ी परिवार है। समाज का विशाल कलेवर परिवार की छोटी छोटी इकाइयों का समूह ही है। कड़ियों के मजबूत होने से जंजीर मजबूत होती है। अस्तु हमें परिवारों का वातावरण ऐसा बनाना चाहिए जिसमें जन्मा पला और बढ़ा व्यक्ति हर दृष्टि से सुयोग्य सुविकसित बन सके। परिवार एक छोटा सा समाज एवं छोटा राष्ट्र है। उसकी सुव्यवस्था एवं शालीनता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी बड़े रूप में समूचे राष्ट्र। इस छोटी सी प्रयोगशाला में उसके प्रत्येक सदस्य को वैयक्तिक कर्तव्यों एवं सामाजिक उत्तरदायित्वों को समझने निभाने की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल सके, ऐसा ढांचा खड़ा किया जाना चाहिए। यह प्रवृत्ति विकसित होते होते विश्व नागरिकता एवं मानव परिवार का सृजन करेगी। परिवार के प्रति अपने उत्तरदायित्व समझे जाएं, किंतु उनके प्रति मोहग्रस्त न हुआ जाए। परिवार एक तपस्थली। अक्सर हम अपने परिवार में अपने उत्तरदायित्वों को समझने और निभाने की बजाय मोह के वशीभूत होकर के अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं। जब व्यक्ति भावना के आवेश में बहता है तो उसके लिए उत्तरदायित्व, जिम्मेदारियां ये सब धरे के धरे रह जाते हैं। इसलिए जीवन कर्तव्यों से चलता है, भावना से नहीं चलता। परिवार एक तपस्थली, परिवार संस्था एक तपस्थली है जहाँ व्यक्ति स्वेच्छा से तप, त्याग, धर्माचरण का अवलंबन लेता है। परिवार में मनुष्य का आत्मिक मानसिक विकास सरलता से हो जाता है। परस्पर एक दूसरे के प्रति कर्तव्य निभाने का धर्म मनुष्यों का जीवन निखार देता है। वस्तुतः परिवार की सार्थकता ही यह थी कि वह व्यक्ति की जहरीली संकीर्णता और तीक्ष्ण स्वार्थपरता को घिसता पिसता था तथा उसमें उसे समरस बनाकर सहनशीलता, संतोष, सहयोग, सामाजिकता की सेवा की भावनाएं जगाकर समाज के लिए सहायक बनता था। परिवार का द्वार सदा समाज की ओर खुलता है। जब उसका आधार प्रेम, त्याग और कर्तव्य परायणता न रहकर एक दूसरे को खाते हुए जीने की घात लगाते रहना और छीना झपटी की ताक में रहना ही हो गया, तो फिर उसका परिणाम ऐसे नागरिकों के रूप में सामने आने लगेगा जो एक दूसरे को लील जाने की तैयारी कर रहे हैं। वास्तव में साथियों, परिवार तो एक तपस्थली है। व्यक्ति चाहे तो इसमें अपने आप से ही त्याग, धर्माचरण का अवलंबन लेकर अपने आप को शानदार बना सकता है। एक दूसरे को रगड़ते रगड़ते उनके भीतर की संकीर्णता, उनके भीतर की स्वार्थपरता को नष्ट किया जा सकता है
और उनके भीतर श्रेष्ठ सत्प्रवृत्तियों, श्रेष्ठ सद्गुणों को विकसित किया जा सकता है। पर यह तभी संभव है जब व्यक्ति दोनों तरफ से अपने परिवार के द्वारा जो जिम्मेदारियां हैं, जो कर्तव्य हैं, उनको निभाने के लिए और अपने परिष्कार के लिए कटिबद्ध हो सके। पाश्चात्य समाज में परिवार, पश्चिम में आए दिन होने वाले संबंध विच्छेद बच्चों को जिस दारुण कुंठा और मानसिक अवस्था का शिकार बना रहे हैं, वो भयावह है। मन में आत्मीयता की डोरी लहराती भी रहे तो औद्योगिक जीवन की व्यस्तता में बच्चों से उसके जुड़ पाने का समय कहाँ। जहाँ इंद्रिय लिप्सा और स्वच्छंदता ही परिवार का आधार है, वहाँ बच्चों की किसे चिंता है। स्वयं जीवन का सुख स्वाद लेने से फुर्सत मिले तब तो बच्चों पर ध्यान दें। सभ्यता की मर्यादाओं के अंतर्गत बच्चों के प्रति औपचारिक जिम्मेदारियां तो निभाई जाती हैं, पर आंतरिक स्नेह के अभाव में सोनापन कभी भी दूर नहीं हो पाता। महामना ऋषियों ने भारतीय परिवार व्यवस्था में उच्च आध्यात्मिक लक्ष्यों को भी बड़ी खूबी के साथ जोड़ कर रखा है। भारतीय परिवार व्यवस्था को वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप उसमें थोड़ा सा परिवर्तन, परिमार्जन भर करके युगानुकूल आदर्श परिवार प्रणाली के रूप में प्रतिष्ठित किया जा सकता है। भारतीय समाज में पारिवारिकता। भारतीय और पाश्चात्य समाज दोनों का अध्ययन विश्लेषण करने वाले समाजशास्त्रियों का यह सर्वसम्मत निष्कर्ष है कि भारतीय समाज पारिवारिक अधिक है, जबकि पश्चिमी समाज प्रधानतः व्यक्तिगत है। ऊपरी तौर पर पत्नी और बच्चों के मामले में इन दोनों समाजों में जो कुछ साम्य दिखने लगा है, उसका भी विवेचन किया गया है और पाया गया है कि अभी भी यह समानता मात्र ऊपरी है। भीतरी भिन्नता मुख्यतः दृष्टिकोण की है। दोनों समाजों की कमियां भी इसी भिन्न दृष्टि के कारण अलग अलग हैं और विशेषताएं भी। बाहरी तौर पर देखना हो तो यह भिन्नता बच्चों के मामले में अधिक है। भारतीय माता पिता आर्थिक अभाव के कारण बच्चों के लिए समुचित साधन तो नहीं जुटा पाते, किंतु सभी भारतीय माता पिता बच्चों के प्रति समान रूप से संवेदनशील तथा आत्मीयतापूर्ण होते हैं। पारिवारिकता की इस भारतीय भावना को उपेक्षित नहीं, संरक्षित एवं विकसित किए जाने की आवश्यकता है। इसके मूल में जो संवेदनाएं हैं, सघन आत्मीयता की उष्मा और स्व की परिधि के विस्तार की प्रेरणा है। यह मानव जीवन को समृद्ध बनाने वाली है। शिक्षित समझदार लोगों का तो यह विशेष कर्तव्य है कि वे इसके मूल में सन्निहित विशेषता को भलीभांति और फिर इन भाव भरी प्रेरणाओं का निरंतर पोषण करें। संगठन, सहयोग, भावनात्मक प्रगाढ़ता, पारस्परिक प्रेम, इच्छाओं, आवश्यकताओं के नियमन, आत्मानुशासन, एक दूसरे के लिए त्याग की सत्प्रवृत्तियां इस पारिवारिकता से सहज ही विकसित होती चलती हैं। अपनेपन की विशेषता अनुभूति ही पारिवारिकता का आधार है। यह अपनत्व कितना अधिक समर्थ एवं गुणकारी है, यह अनुभव की ही वस्तु है। इसी आपसी सौहार्द, सहयोग, स्नेह, सौजन्य का नाम पारिवारिकता है। इसके बिना आनंद कोसों दूर भाग जाता है। इस स्थिति को समाप्त करने के लिए वे प्रक्रियाएं, प्रेरणाएं तथा दिशाएं अपनानी होंगी जो पारिवारिकता की भावना को ही प्रधानता दे, न कि उसके उपेक्षा कर बौद्धिक जोड़ तोड़, स्वार्थ केंद्रित समझौते तथा भावना शून्य सहजीवन का विचार करें और इसे ही आधुनिकता मान बैठें। यह आधुनिकता बहुत महंगी पड़ेगी, इससे बचना चाहिए। टूटते संयुक्त परिवार। एक साथ रहने से छोटे बड़े सभी सदस्यों की समस्याओं का समाधान सहज ही निकल आता है। इस तरह के संयुक्त परिवार अपने देश में कभी बहुतायत से देखे जाते थे, पर आज यह प्रणाली विघटन के कगार पर दिखाई देती है। नव विवाहित दंपत्तियों में किन्हीं भावनाओं से प्रेरित होकर अपने परिवार से अलग होने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। अनुभव की कमी और जीवन की स्वच्छंदता के कारण उठाया गया ये कदम इन दंपत्तियों को बहुत महंगा पड़ता है। जब परिवार बनता है,
बच्चों का जन्म होता है, उनके पालन पोषण और व्यक्तित्व विकास का समय आता है, तब एक नहीं अनेक प्रश्न उठ खड़े होते हैं। जिस स्वर्गीय सुख की कामना से संयुक्त परिवार टूटा था, निरा स्वप्न सिद्ध होता है। भावावेश में उठाया गया ये कदम भी गलत सिद्ध होता है। पारिवारिक विघटन का सबसे ज्यादा प्रभाव बालकों के विकास पर होता है। संयुक्त परिवार में बच्चों को दादी दादा का, चाचा ताऊ आदि अनेक परिजनों का स्नेह ममत्व मिलता है। बालक प्रेम और आत्मीयता भरे इस वातावरण में पुलकित हो उठते हैं। सब ओर से मिलने वाला प्रेम बालक के व्यक्तित्व को विकास करने में सबसे अधिक सहायक होता है, जबकि विघटित परिवार में केवल माता पिता ही होते हैं। इनके अतिरिक्त और किन्हीं आत्मीय जनों का स्नेह नहीं मिल पाता। बालक कोई गलती करता है तो माता पिता खींच उठते हैं, बच्चे को अनावश्यक रूप से डांट डपट देते हैं, जिसका प्रभाव उसके कोमल मन पर पड़ता है। सामाजिकता और मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज के सहयोग से ही व्यक्तियों को सुखी समुन्नत बनने का अवसर मिलता है। एकाकी उन्नति कितनी भी क्यों न कर ली जाए, विकृत परिस्थितियों में घिरे समाज में रहकर कोई भी सुख चैन से नहीं रह सकता, जबकि समुन्नत समाज के हर सदस्य को अनायास ही सुख शांति का लाभ मिलता रहता है। हमें अपने को समाज रूपी घड़ी का एक पुर्जा मानना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि अपनी गतिविधियां ऐसी रखें कि जिसमें घड़ी की गतिशीलता ठीक बनी रहे, उसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। इस दृष्टि से हमें सामाजिक मर्यादाओं और नागरिक कर्तव्यों का सतर्कतापूर्वक पालन करना चाहिए। साथ ही अपने प्रभाव क्षेत्र में ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिससे दूसरों की समाज निष्ठा भी अक्षुण्ण बनी रहे। दूसरों के साथ वही व्यवहार किया जाए जिसकी हम दूसरों से अपने प्रति अपेक्षा करते हैं। इस कसौटी पर जो भी कार्य खरे उतरे उन्हें नैतिक एवं सामाजिक कहा जा सकता है। हमें किसी के नागरिक अधिकारों का हरण नहीं करना चाहिए। शोषण, दबाव, छल की नीति किसी के प्रति भी नहीं अपनाई जानी चाहिए। हर किसी को सम्मान दिया जाए और सद्व्यवहार किया जाए। अपराधी आचरण न तो स्वयं किया जाए और न दूसरों को करने दिया जाए। जहाँ अनीति बरती जा रही हो वहाँ असहयोग और विरोध तो किया ही जाए। आवश्यकता पड़ने पर संघर्ष करने और सरकारी सहायता से रोकने में शिथिलता न की जाए। अनैतिक और असामाजिक कार्यों के विरोध में संगठित चेतना उत्पन्न की जानी चाहिए। प्रचलित अनैतिकताओं, कुरीतियों एवं मूढ़ मान्यताओं को निरस्त करने के लिए आंदोलन करते रहा जाए। ऐसे कार्यों में अपना समर्थन सहयोग तो कदापि नहीं होना चाहिए। सत्प्रवृत्तियां बढ़ाने वाली कार्यों को संभावित रूप से करने के लिए हर क्षेत्र में सहकारिता की प्रवृत्ति विकसित की जाए। मताधिकारों का उपयोग समझ सोचकर उपयुक्त व्यक्तियों के पक्ष में ही किया जाए। ये चेतना लोकतंत्र के हर मतदाता में पैदा की जानी चाहिए। शिष्टाचार, सद्व्यवहार, मनुजता, सामूहिकता और नागरिकता की प्रवृत्तियां सभ्य समाज के प्रत्येक सदस्य को अपनानी पड़ती है। उसे अपना चिंतन उदार और कर्तृत्व आदर्श रखना पड़ता है। हमारा स्वभाव समाजनिष्ठ होना चाहिए। व्यक्तिवाद की उपेक्षा और समूहवाद के प्रति निष्ठा रखने वाले व्यक्तियों का समाज ही समुन्नत होता है और उसके सदस्य सुखी रह सकते हैं। यह तथ्य हर किसी को हृदयंगम करना और कराना चाहिए। परिवार भारतीय समाज का शक्ति स्रोत। समाज और संस्कृति के विकास में परंपरा का अपना एक महत्व रहा है। लोग अपनी परंपरा को शानदार बनाए रखने के लिए बड़े से बड़ा त्याग करते हैं और इस तरह से आदर्श कुलों का जहां बाहुल्य होता है वो समाज भी आदर्श और महान बन जाता है। महात्मा विदुर ने युधिष्ठिर को आदर्श कुलों का आधार बताते हुए कहा था, तप, दम, ब्रह्मज्ञान, यज्ञदान, शुद्ध विवाह, सम्यक विचारों से कुल आदर्श बनते हैं। इन बातों में कहीं भी ऐसा नहीं है कि धन अथवा भौतिक ऐश्वर्य संपदाओं से कुल की मर्यादा घटती हो। धर्म के आचरण से ही परिवार उन्नत होते हैं। परिवार, प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार की शान के लिए, उसकी समृद्धि एवं विकास के लिए अपने जीवन में बड़े से बड़ा काम करने की इच्छा रखता है।
व्यक्ति जहाँ परिवार के भवन में धर्म आदर्श की सीढ़ियों पर ऊंचे से ऊंचा चढ़ता है, वहाँ ऐसे व्यक्तियों से समाज भी समुन्नत होता है और अनेक सदस्यों से युक्त परिवार का उत्थान सभी भांति स्वच्छ, फलता फूलता, समृद्ध और विकसित ही होता रहता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय परिवार व्यक्तिगत जीवन निर्माण के साथ साथ सामाजिक जीवन की समृद्धि के लिए एक महान प्रयोग है। हमारे देश में अनेक आक्रमणों, आघातों को सहकर भी आज जो हमारी सामाजिक सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षित रही है, उसके मूल में परिवार संस्था का बहुत बड़ा योगदान रहा है। परिवार भारतीय समाज का शक्ति स्रोत ही रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि आज के परिवर्तनों परिस्थितियों में परिवार संस्था को पुनर्गठित करके समाज की इस जीवनदायिनी धारा को अधिक शक्तिशाली और समृद्ध बनाया जाए। क्या किया जाए? बात अब व्यक्ति की नहीं है, परिवार की है। व्यक्ति से परिवार और परिवार से समाज का निर्माण होता है। परिवार ही लघु समाज है। अतः यदि आपका अपना परिवार सुखी, संस्कारवान बन गया तो समझ लीजिए कि आपने सुखी समाज निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान कर दिया है। गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें संयम, सेवा और सहिष्णुता की साधना करनी पड़ेगी। चारों प्रकार के संयमों को जीवन शैली का सहज अंग बनाइए। परिवार के लिए जो कुछ करें उसके पीछे एहसान अथवा अहंकार न हो, केवल सेवा भावना ही हो। परिवार के सदस्यों की कमियों एवं गलतियों को स्नेहपूर्वक सहिष्णु होकर सुधारने का प्रयास कीजिए। आपकी मधुर मुस्कान खिले फूल की भांति पूरे परिवार को एक प्रफुल्लित उपवन बना देगी, जिसकी महक की अनुभूति आस पास ही नहीं, दूर दूर तक सबको होती रहेगी। इस तरीके से साथियों, पारिवारिकता एवं सामाजिकता के महत्वपूर्ण सूत्र हमने आज इस अध्याय में प्राप्त किए। पहला कि हम परिवार में यदि किसी की कमियां या गलतियां देखें तो उसे स्नेहपूर्वक सुधारने का प्रयास करें। दूसरा, हम परिवार में जो कुछ भी करें उसके लिए किसी पर एहसान न जतावें, उसका अहंकार न प्रकट करें। कोई भी काम सेवा भावना से ही करना परिवार की सुख शांति का आधार है। जब हम अपने अहंकार को जताने और अपने एहसान को जताने का कार्य करेंगे तो परिवार में मनमुटाव बढ़ने लगेगा। परिवार को संस्कारवान बनाने के लिए एक तीसरा सूत्र पूज्य गुरुदेव ने दिया कि हम अपने परिवार में चारों संयमों को जीवन शैली का सहज अंग बनाएं, जिससे कि संयम के कारण हर व्यक्ति प्रखर बनता चला जाएगा और वो परिवार और समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई बनेगा। आइए आज के सत्र को विराम देते हैं। गायत्री मंत्र साथ साथ बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी परिजनों को बहुत बहुत प्रणाम। आप सभी अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें आज के इस अध्याय को, जिससे प्रत्येक परिवार में एक नीति, एक मर्यादा का नियोजन हो सके और हमारे समाज में श्रेष्ठ परिवार बनते चले जाएं, ऐसा प्रयास करेंगे। सभी को धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम
ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।